गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आगे बढ़ते हैं। आज हम जिस टॉपिक को करेंगे वो है हमारा डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट अर्थात द्विस्लिट के कारण विवर्तन। इससे पूर्व के लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट को आराम से समझ लिया था और होपफुली आपने उस लेक्चर को अच्छे से सुन लिया होगा और साथ साथ उसके नोट्स भी बना लिए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि जो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था उसमें आपको 3 वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पढ़ने हैं। एक हो जाएगा डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट, एक जो आज हम करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट, और एक आने वाले टाइम में या नेक्स्ट लेक्चर जो भी हमारा होगा उसमें हम करेंगे डिफ्रैक्शन ड्यू टू एन स्लिट। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया निश्चित रूप से एक बड़ा क्वेश्चन इन तीनों में से आएगा ही आएगा। ठीक है ना। इसके अलावा छोटे क्वेश्चन भी आएंगे, बड़ा क्वेश्चन तो आना ही आना है, छोटे क्वेश्चन भी आएंगे। तो आप बहुत ध्यान से सुनिए और मैं इसको पूरा डिटेल में लिखवा करके वैसे ही आपको करवा रहा हूँ। तो एक बार ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। सिंगल स्लिट में हमने क्या किया था। सिंगल स्लिट बिल्कुल बेसिक आपका डेरिवेशन था कि जब भी, और चूंकि फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन है तो उसकी सबसे स्पेसिफिक कंडीशन क्या थी कि जो आपका सोर्स है और जो आपका स्क्रीन है वो दोनों ही विवर्तन उत्पन्न करने वाले स्रोत से अर्थात डिफ्रैक्टिंग एलिमेंट से क्या थे, असीमित दूरी पर थे। तो फिर आपने देखा था एक आपतित तरंगाग्र आएगा, एक विवर्तित तरंगाग्र होगा अर्थात इंसिडेंट वेव फ्रंट और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट में जो भी आगे तरंगें चलेगी उनमें जब सुपर इम्पोजिशन अर्थात अध्यारोपण होगा तो आपको पर्दे पर क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा। वो परिणामी किस प्रकार का होगा और उसका पूरा मैथमेटिकल डेरिवेशन क्या था वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गया था। और लास्ट में जो इंटेंसिटी पैटर्न मिला था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। उसको जब अगर आप व्यतिकरण से कंपेयर करोगे तो आपको क्या मिलेगा। हम लोगों ने क्या देखा कि व्यतिकरण में जो आपको फ्रिंजें मिलती है, जो स्पॉट मिलते हैं वो अल्टरनेट ब्राइट डार्क मिलते हैं और उन सभी की तीव्रताएं समान होती है और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं वो। लेकिन यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो सेंट्रल स्पॉट है वो आपको मिलेगा ब्राइट, उसके अलावा फिर अलग अलग कंडीशंस में आपको अल्टरनेट तरह से अल्टरनेट क्या मिलते चलेंगे, मिनिमा मिलते चलेंगे और सेंट्रल स्पॉट मैक्सिमा के अलावा कुछ और मैक्सिमाज भी मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो अदर मैक्सिमाज होंगे वो इंटेंसिटी उनकी क्या होगी, बहुत कम होगी। उनकी इंटेंसिटी क्या होगी, शार्पली डिक्लाइन होगी, बहुत तेजी से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मैक्सिमा, उसी प्रकार फर्स्ट मैक्सिमा और सेकंड मैक्सिमा और थर्ड मैक्सिमा, यानी जो अल्टरनेट मैक्सिमाज है उनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी आपको कैसा मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म मिलेगा। तो वो कुछ स्पेसिफिक आपको फीचर्स मिले थे जिसको हमने नोट डाउन भी कर लिया था। तो अब हम आज आगे बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पर जो कि डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट। तो बिल्कुल बेसिक वही डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मैं डायग्राम बना देता हूँ पहले एक बार, बहुत ध्यान से आप देखिए। मैं थोड़ा इधर ले लेता हूं। सोर्स है आपका, लेंस की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आपका जो सोर्स है वो क्या है, असीमित दूरी पर है। ये आपकी 2 स्लिट, एक ये स्लिट है और एक ये स्लिट है। और स्लिट की चौड़ाई को हम क्या लेके चल रहे हैं, डी लेके चल रहे हैं, ये लीजिए। और ये जो डिस्टेंस है ये वाली, इसको हमने ई कह दिया कुछ, ठीक है ना। तो अगर आप फिर इस स्लिट के सेंटर से और इस स्लिट के सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखना चाहोगे तो वो क्या हो जाएगी, ई प्लस डी हो जाएगी। ये सिंपल नोमेनक्लेचर है, कोई दिक्कत नहीं है। एक लेंस हमें यहाँ भी चाहिएगा, क्यों चाहिएगा, क्योंकि यहाँ से जो तरंगी निकलेगी, मैं इस सभी से जो तरंगे निकल रही है इस प्रकार से निकलेगी ये तरंगे, आप देखिए, ठीक है ना। खूब सारे स्पॉट होंगे, मैं 3 ही बना रहा हूं। बहुत बेसिक डायग्राम है और इनके कारण सभी का रिजल्टेंट आपको कहां मिल जाएगा, पर्दे के किसी बिंदु P पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। ये आपकी स्क्रीन है, ये आपके लेंसेज है, ये सोर्स हो गया और ये आपकी स्लिट्स है, ठीक है ना। ये इसको आप विवर्तन उत्पन्न करने वाला एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डायग्राम है। अब आप यहाँ समझिए होगा क्या, सेम वही सिचुएशन है जो हमने सिंगल स्लिट में पढ़ी थी। कैसे,
अगर एक बार आप इस डबल स्लिट को भूलिए तो सिंगल स्लिट में क्या हो रहा था कि ये तरंगाग्र आया, यहाँ से क्या होगा, डिफ्रैक्टेड होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल ओपनिंग है, तो डिफ्रैक्शन की परिभाषा के अनुसार क्या होगा, यहाँ से डिफ्रैक्टेड होगा, और ये जो डिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है वो आगे बढ़ेगा तो इनमें क्या होगा, सुपर इंपोजिशन होगा और आपको पर्दे पर क्या मिल जाएगा, एक रिजल्टेंट मिल जाएगा। और इसका रिजल्टेंट हमें क्या मिला था, कुछ आर मिला था, आप याद कीजिए, आर क्या मिला था आपको, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, इसी तरह का रिजल्टेंट मिला था, याद कीजिए आप, ठीक है। आर क्या था, ये जो तरंग थी इस यानी इस एकल स्लिट के कारण जो परिणामी तरंग थी उसका आयाम था। सिमिलरली यहाँ भी क्या, अगर आप इसको भूलते हो तो यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा, कोई ना कोई एक आर मिलेगा, वो आर भी क्या होगा, यहाँ से जो आर मिलेगा वो क्या होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो भी आर क्या होगा, वही सेम यही होगा, ए साइन एल्फा अपॉन एल्फा, ठीक है। तो अब देखो, अब सिचुएशन क्या हो रही है, ये सिचुएशन एक तरह से ऐसी है कि ये आपके क्या है, ये और ये दो बिंदु स्रोत मान सकते हो आप इनको एक तरह से, कि ये एक बिंदु स्रोत है, इससे एक तरंग निकल रही है जिसका आयाम क्या है, ये रहा, हम निकाल चुके हैं। ये भी क्या है, एक बिंदु स्रोत है जिससे एक तरंग निकल रही है, जिसका आयाम क्या है, ये रहा, ये भी हम निकाल चुके हैं। अब ये रिजल्टेंट है, यानी एकल स्लिट के कारण एक तरंग है जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये है, ये भी एक एकल स्लिट के कारण रिजल्टेंट है जिसका एम्पलीट्यूड ये है। तो जब ये दोनों तरंगें आगे बढ़ रही है और एक ही माध्यम बढ़ रही है तो इनमें भी क्या होगा, सुपर इंपोजिशन होगा, और सुपर इंपोजिशन होगा तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्टेंट मिलेगा। और वो रिजल्टेंट आप कैसे निकालते हो, दिस प्लस दिस कैसे निकालते हो, कि इन दोनों तरंगों के कारण, ठीक है ना, परिणामी कैसे निकालते हैं हम, जो हमने व्यतिकरण में पढ़ा था, अगर मान लो R1 R2 या A1 A2 आयाम की दो तरंगें हैं तो उनका परिणामी क्या होता है, R इजिकल टू अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, जहां थीटा क्या हो जाएगा, इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपको समझनी थी, इसको मैं एक बार लिख भी देता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं एक बार इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक बार इसको मैं पूरा लिख देता हूं। तो देखिए मैंने कुछ लिखा है, उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है ये। बिल्कुल वही जो मैंने आपको समझाई, मैंने क्या लिखा है, माना समान चौड़ाई डी की दो स्लिट है, तो ये देखिए ये एक स्लिट है, ये दूसरी स्लिट है, इसकी दोनों की चौड़ाई क्या है, समान है, डी है, जिनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, ई प्लस डी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि ये सेंटर टू सेंटर वो क्या है, ई प्लस डी है, तो ये सेंटर थी d/2, ये भी d/2, तो ये अपना आप क्या होगी, ई होगी, बिल्कुल सिंपल है। ई प्लस डी है, स्रोत से प्राप्त समतल तरंगाग्र, ये जो स्रोत होगा इससे आपको कैसा तरंगाग्र प्राप्त होगा, समतल। हम जानते हैं क्यों, क्योंकि स्रोत आपका क्या है, एकदम असीमित दूरी पर या अनंत दूरी पर है। समतल तरंगाग्र जब इन स्लिटों पर लंबवत आपतित होता है तो सीधी सी वही बात है, हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार स्लिट का प्रत्येक बिंदु क्या होगा, द्वितीयक तरंगिकाओं के लिए स्रोत की भांति कार्य करेगा, और इन प्रत्येक बिंदु से क्या होगी, द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेगी, और उनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण होगा तो आपको क्या मिलेगा, पर्दे पर परिणामी मिलेगा। तो ये जो परिणामी मिल रहा है वो किस प्रकार से मिलेगा, कुछ चीजों का कॉम्बिनेशन होगा, तो किन का कॉम्बिनेशन होगा वो मैंने यहाँ लिखा है। यह परिणामी प्रतिरूप एक तो एकल स्लिट से प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप तथा E प्लस डी दूरी पर स्थित दो बिंदु स्रोतों से प्राप्त तरंगों के व्यतिकरण प्रतिरूप का परिणामी होता है। कैसे कि अब आप इस चीज को थोड़ा समझिए, जैसे ये आपकी सिंगल स्लिट है तो यहाँ से क्या होगा, इन स्लिटों में जब अध्यारोपण होगा तो आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा, वो रिजल्टेंट क्या होगा, जिसको हम क्या कह सकते हैं, y1 कह सकते हैं, वो आपको मिलेगा R साइन ओमेगा टी। ऐसा होगा कि नहीं होगा, जहाँ R आपका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा आपका A साइन एल्फा अपॉन एल्फा, ये सब आप निकाल चुके हो, ठीक है ना, आर आप निकाल चुके हो एकल स्लिट के कारण। उसी प्रकार से ये भी एकल स्लिट है तो इससे भी क्या होगा, इन तरंग, ये जो तरंग है इनमें अध्यारोपण होगा तो यहाँ से भी आपको एक दूसरी तरंग मिलेगी, वो क्या मिलेगी, आर। चूंकि उसका आर सेम रहेगा, क्यों सेम रहेगा, क्योंकि सेम सिचुएशन है, यही डी है यही डी है, तो आर सेम मिलेगा, और आर क्या हो जाएगा, आर साइन ओमेगा टी और -φ। ये -φ क्यों लिखा, क्योंकि देखो इस तरंग का रिजल्टेंट कुछ अलग होगा, इसका रिजल्टेंट अलग है, और दोनों में क्या है, कलांतर तो होगा ही होगा। अभी मैं बताऊंगा कैसे होगा कलांतर। तो ये होगी दूसरी तरंग रिजल्टेंट इस स्लिट के कारण और इस स्लिट के कारण। अब ये तरंग y1 और ये y2 दोनों एक साथ आगे बढ़ रही है तो उनमें क्या होगा, अध्यारोपण होगा, अर्थात एक तरह से व्यतिकरण होगा, और इन दोनों में व्यतिकरण के कारण भी आपको क्या मिलेगा, परिणामी मिलेगा। तो जो रिजल्टेंट परिणाम होगा आपका, ठीक है ना, परिणामी तीव्रता होगा, वो क्या होगा, विवर्तन प्रतिरूप और दो बिंदु स्रोतों से प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप का परिणामी होगा। और अभी तो मैंने सिर्फ ये लिखा है, ये लाइन अभी मैंने लिखी है। अभी हम जब इसका मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे तो आपको बिल्कुल दो अलग अलग पद मिलेंगे। एक पद मिलेगा जो स्पष्ट रूप से आपको बताएगा कि विवर्तन प्रतिरूप का पद है, और एक पद जो मिलेगा वो स्पष्ट रूप से दर्शाएगा कि ये व्यतिकरण प्रतिरूप का पद है। तब आपको कोई कंफ्यूजन होगा ही नहीं। तो अब हम मैथमेटिक्स को स्टार्ट करते हैं। ये जो लिखा है इसको आप आराम से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चलो
इस डायग्राम को भी मैं एक बार वापस थोड़ा साफ बना देता हूँ अलग तरह से, ठीक है ना, और साफ कर दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम को एक बार वापस देख लेते हैं स्पीडली। ये आपका इस तरह से हो जाएगा, ये चलेगा ऐसे, ये ऐसा है। अब देखो ये आपका क्या था, डी था, ये भी डी था और ये ई था। अब यहाँ से एक ही तरंग इसको ले लो, ऐसे ले लीजिए आप, इसको आप मिला दीजिए पी, ठीक है। तो इस तरंग को मैं क्या कह रहा हूँ, y1 इजिकल टू आर साइन ओमेगा टी कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मैंने आपको पूरा समझा दिया किस प्रकार से है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y2 इजिकल टू आर ही लिखूंगा, क्योंकि r क्या है, दोनों में सेम है, ये भी डी चौड़ाई के तो सेम ही आपको आंसर मिलेगा। और साइन ओमेगा टी माइनस फाई, जहां आप लिख दीजिए फाई क्या है, फाई क्या हो जाएगा, दोनों एकल स्लिटों से प्राप्त परिणामी तरंगों में कलांतर। अब लिख दीजिए दोनों एकल स्लिटों से प्राप्त परिणामी तरंगों में कलांतर, ठीक है। तो अब कलांतर कैसे निकालोगे, इस डायग्राम को मैं वापस एक और ओपन करता हूं, आप देखना आप आराम से। ये ऐसी सिचुएशन है, ये ऐसी सिचुएशन है, ठीक है। और ये जो आपकी डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है, अब ई प्लस डी याद रखिए, सेंटर टू सेंटर क्या है, ई प्लस डी है। तो ये कोई एंगल थीटा है, तो ये भी एंगल क्या है, थीटा है। और कलांतर हम कैसे निकालते हैं, इनके बीच में पथांतर या कलांतर, पहले हम पथांतर निकालेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कलांतर निकालेंगे। तो सीधा सा तरीका है, आप क्या करो, इस पर क्या डाल दो, लंब डाल दो। तो ये जो डिस्टेंस है आपकी ये वाली है, ये क्या है, पथांतर है। तो कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, तो वो आपका हो जाएगा डेल्टा हो जाएगा ई प्लस डी साइन थीटा। समझ गए, बिल्कुल इस तरह से इन दोनों तरंगों में, यानी y1 और y2 के बीच पथांतर आपके आ गया ई प्लस डी साइन थीटा, तो कलांतर क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लैम्बडा ए प्लस डी साइन थीटा। ये आपका क्या है, y1 और y2 के बीच कलांतर है। और जब आप y1 y2 लिख रहे हो तो साथ में आप एक चीज ये भी नोट कर लीजिएगा, जहाँ r क्या आपका, r है a साइन एल्फा अपॉन अल्फा, और अल्फा का मान क्या था, अल्फा का मान था पाई अपॉन लैम्बडा डी साइन थीटा। ये भी आपको एनी टाइम हर समय याद रखना है। ये सब चीज़ें मैंने उस समय बता दी थी, कुछ चीज़ें आपको हर समय याद रखनी पड़ेगी एकल स्लिट की, क्योंकि डबल स्लिट और एन स्लिट की उसका जनरलाइज फॉर्म है, तो सीधी चीज़ें काम आएगी तो आपको याद रखनी है। तो अब हम कहाँ पहुँच गए, हम इस स्थिति में पहुँच गए कि ये y1 और y2 है। अब आपको क्या निकालना है, y1 और y2 जब एक साथ आगे बढ़ेगी तो इनमें क्या होगा, व्यतिकरण होगा। तो व्यतिकरण होगा तो हमें परिणाम मिलेगा, और वो परिणाम आप आराम से निकालने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हो, आप ये जानते हो कि दो तरंगे जिनका आयाम a1 a2 होता है उनका परिणामी आप किस प्रकार से लिखते हो, जो हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन किया था या मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस किया था, उसमें हमने निकाला था जो रिजल्टेंट r था आपका, वो क्या था, r स्क्वायर था, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा। और वो थीटा या फाई क्या था, थीटा या फाई था इन दोनों के बीच का कलांतर, या फाई लिख दीजिए। तो देखो आगे आप क्या लिखोगे, y1 और y2, ठीक है ना। तो एकल स्लिट से प्राप्त, आप लाइन लिख लीजिए, एकल स्लिट से प्राप्त परिणामी तरंगे जब माध्य में आगे बढ़ती है तो उनमें भी अध्यारोपण होता है, जिसके कारण उसके परिणामी को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। उसके परिणामी को हम क्या लिख देंगे, r डैश लिख दीजिए आप, r डैश इजिकल टू क्या हो जाएगा, r डैश स्क्वायर इजिकल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस 2 r cos फाई। समझ गए, क्योंकि फाई क्या है, दोनों के बीच कलांतर, दोनों के बीच कलांतर हमने निकाल लिया वो रहा। तो ये देखिए r डैश स्क्वायर इजिकल क्या हो जाएगा, ये 2r स्क्वायर, ये भी 2r स्क्वायर, तो मैंने 2r स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1 प्लस कॉस फाई हो गया। तो आपको पता है 1 प्लस कॉस फाई में इसको एलिमिनेट करने का तरीका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला हम काम में लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, cos वाला मान आएगा, तो चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, r डैश स्क्वायर हो जाएगा आपका 4r स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। ये आपके क्या आ गया,
फाइनल रिजल्टेंट आ गया। ये क्या है? फाइनल रिजल्टेंट है। तो इस फाइनल रिजल्टेंट को आप कैसे लिख सकते हो? आर डैश स्क्वायर इजिकल टू 4, और आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? यहाँ से लिख दीजिए, ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। ये आपके क्या आ गया? आर डैश स्क्वायर। आर डैश स्क्वायर क्या है? जो आपको अंतिम रूप से बिंदु P पर जो तीव्रता वितरण वक्र मिलेगा वो है आपका आर डैश स्क्वायर। ठीक है, तो आगे देखते हैं और इसको थोड़ा और मैथमेटिकल सॉल्व करते हैं। तो अब मैं लिखना चाहूं पर्दे के बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। तो तीव्रता क्या होगी? आयाम स्क्वायर। तो ये लीजिए आई पी इजिकल टू आर डैश स्क्वायर। तो आई पी का मान क्या आ जाएगा? आई पी का मान आ जाएगा आपके 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर 5/2। यहाँ पर हम अपनी सूटेबिलिटी के लिए मान सकते हैं कि मानना 5/2 इजिकल टू बीटा मान लीजिए आप। तो बीटा क्या आ जाएगा? बीटा आ जाएगा 2π, और 2π का मान क्या है? फाई का मान आपके ये रहा। ये इसको आप ऐसा लिख दीजिए 5/2 आएगा। चलो इसको यहीं छोड़ दीजिए, ठीक है ना? 5/2 लिख दीजिए आप। तो यहाँ से आपके फाई का मान है 2π अपॉन लैम्बडा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा। ये सिचुएशन आ गई। ठीक है, तो आई पी क्या आ गया? 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये आपके क्या है? पर्दे के बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब आप आराम से देखिए, जब मैंने पहले ही बताया था कि जो रिजल्टेंट मिलेगा उसमें दो चीजें होगी, एक विवर्तन का पद भी होगा और एक व्यतिकरण का भी होगा। तो हमने मैथमेटिकल एनालिसिस करके देखा, तो देखिए ये वाला जो पद है, ये पद आपको किस में मिल रहा था? विवर्तन प्रतिरूप में मिल रहा था। और जब आप ये वाला पद कोस स्क्वायर बीटा आपको कब मिलता है? याद कीजिए आप, जब आप व्यतिकरण पढ़ते हो उसी में आपको क्या मिलता है? कोस स्क्वायर बीटा मिलता है। तो ये पद किससे रिलेटेड है? ये पद किससे रिलेटेड है आपके? ये रिलेटेड है व्यतिकरण से। तो अभी मैं आगे लिखूंगा तो आपको समझ में आ गया, दो अलग अलग पद मिल रहे हैं, एक विवर्तन प्रतिरूप के कारण मिल रहा है और एक व्यतिकरण के कारण मिल रहा है। तो अब आप लास्ट में क्या नोट कर लीजिए, ये जो पूरा लिख लिया आपने, अब लास्ट में आप एक चीज और नोट कर लीजिए। मैं इसी चीज को एक बार वापस लिख देता हूं ताकि कंप्लीटली आपको याद क्या रखना है। आई पी इजिकल टू क्या लिखा आपने? 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये आपको याद रखना है, और जहां आप लिख रहे हो वो भी आपको हर समय याद रखना है, इनका बहुत इंपॉर्टेंस है सॉरी। और बीटा इजिकल टू पाई अपॉन लैम्बडा ई प्लस डी साइन थीटा, ये आपको हर समय याद रखना है। तो ये आपको क्या मिल गया? पर्दे के किसी बिंदु P पर परिणामी तीव्रता मिल गई। ठीक है, अब इसमें क्या क्या पद है उसको भी मैं एक बार लिख देता हूं, उसको आप नोट कर लीजिए। तो मैंने लिख दिया एक लाइन स्पष्ट रूप से, वो क्या है कि ये जो आपने रिजल्टेंट निकाला है, ठीक है ना, उसमें क्या है? दो पद है। मैंने लिखा है स्पष्ट है कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता दो पदों का गुणनफल है। ठीक है ना, एक पद तो आपका ये रहा, प्रथम पद साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, वो क्या दर्शा रहा है? वो दर्शा रहा है डी चौड़ाई की एकल स्लिट के कारण प्राप्त विवर्तन प्रतिरूप। और दूसरा पद है आपका कॉस स्क्वायर बीटा, जबकि द्वितीय पद कॉस स्क्वायर बीटा है। और कॉस स्क्वायर बीटा आपको मिला कैसे है? वो E प्लस डी दूरी पर स्थित जो दो बिंदु स्रोत हैं उनसे प्राप्त व्यतिकरण प्रतिरूप है। ये देखिए आप। तो अब आपको क्या है, देखो जब हमने एकल स्लिट देखा था वहां पर हमने क्या निकाले थे? मैक्सिमाज और मिनिमाज निकाले थे, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा और अदर मैक्सिमा और मिनिमाज। लेकिन अब यहां पर क्या होगा? इस पद के कारण क्या आपको मिलेंगे? इस पद के कारण जब आप कंडीशंस इंपोज करोगे मैक्सिमम मिनिमा की, तो आपको क्या मिलेंगे? डिफ्रैक्शन मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन मिनिमा। वो आप जानते हो, वो एज इट इज वैसे के वैसे मिलेंगे, कोई डिफरेंट कंडीशन नहीं होगी। लेकिन इस पद के कारण भी क्या होगा? क्योंकि बीटा भी बदलेगा, ठीक है ना। और बीटा क्यों बदलेगा? क्योंकि थीटा बदलेगा, थीटा तो बदल रहा है, थीटा बदलेगा तो अल्फा बदलेगा, थीटा बदलेगा तो बीटा भी बदलेगा। चेंज तो सिर्फ थीटा ही होना है, क्योंकि जो आपने डायग्राम बनाया था ना इस तरह से, चेंज सिर्फ थीटा हो सकता है, ठीक है ना, अलग अलग थीटा हो सकता है। तो थीटा के आधार पर अल्फा और थीटा के आधार पर भी बीटा। तो अल्फा के आधार पर जो कंडीशंस निकालोगे उससे तो आपको क्या मिलेगा? विवर्तन उच्चिष्ट और विवर्तन निम्निष्ठ। और बीटा के आधार पर जो कंडीशन निकालोगे उससे आपको मिलेगा व्यतिकरण उच्चिष्ट और व्यतिकरण निम्निष्ठ। तो यहाँ पर आपको चार अलग अलग कंडीशन मिलेगी।
विवर्तन उच्चिष्ट, विवर्तन विनिष्ट, जो कि आप एकल स्लिट में निकाल चुके हो, एज इट इज वैसे के वैसे मिलेंगे, और दूसरे मिलेंगे आपको व्यतिकरण उच्चिष्ट और व्यतिकरण निम्निष्ट, उसको भी हम देखते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे ताकि लेक्चर बड़ा ना हो। तो इस लेक्चर में हमने क्या देख लिया, जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसको अच्छे से देख लिया, और उसके कारण पर्दे पर जो आपको परिणामी तीव्रता मिलती है उसका क्या व्यंजक आपने प्राप्त किया वो हमने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे। पैटर्न इससे मिलेगा और किस प्रकार का मिलेगा, कैसा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होगा, वो अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। थैंक यू।